हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं एंड आज ये जो आप सामने देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ये है क्लास 8 की जो जियोग्राफी है उसका ये लास्ट चैप्टर है। इसी के साथ में जो जियोग्राफी रहेगी हमारी कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लास की जियोग्राफी आज की इस क्लास के साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका हिस्ट्री और पॉलिटी बचेगा। हिस्ट्री में कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, पॉलिटी बची है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो आइए, चैप्टर नंबर 5 है हमारा, यानी कि लास्ट चैप्टर का चार्ट का। इसके बाद ज्योग्राफी की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, फिर बाकी जैसे जो वन लीनियर हैं या जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं वो सब कर लेंगे हम लोग। मानव संसाधन चैप्टर का नाम क्या है? मानव संसाधन। इससे पहले हम एक चैप्टर आया था हमारा संसाधन के रूप में जिसमें हमने सभी संसाधनों के बारे में समझा था। मानव जो है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग ही यानी लोग का मतलब है कौन? मानव। ठीक है, मानव ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। ये कैसे? क्योंकि मानव जो है वो अपनी आवश्यकता और अपनी योग्यता के हिसाब से अपने बल बुद्धि विवेक से किसी भी चीज को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर लेता है, इसीलिए। ठीक है, तो अंतिम जो संसाधन है उसको मानव को ही बताया गया है। देखिए, तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। भाई, नेचर की कोई भी चीज़ है वो तभी तक इम्पॉर्टेंट है, तभी तक महत्वपूर्ण है जब वह हमारे लिए उपयोगी है। जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे यूज़ में नहीं आती है, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। भाई, कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर हमारी आवश्यकता है और हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के योग्य बना सकते हैं तो यह संसाधन बन जाती है, संसाधन कहलाती है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, क्योंकि जो मानव है वही किसी चीज को संसाधन का रूप देता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। जैसे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हुई उसका हमने क्या किया? इन्वेंट किया, आविष्कार किया। हमें कंप्यूटर की ज़रूरत थी, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत थी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, तो हमने मानव ने क्या कर लिया? उसको इन्वेंट कर लिया और वो अब संसाधन बन गई हैं। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है कि जो मानव है वो पूरे विश्व में एक समान रूप से हर जगह बसा हुआ है। नहीं, असमान रूप से कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। भाई, शैक्षिक स्तर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है। आयु कोई 18 साल का है, कोई 36 साल का है। लिंग कोई गर्ल है, कोई बॉय है। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे से हम सभी भिन्न भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। वेरी गुड, इतनी बात क्लियर होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी वार्तालाप दी गई है। ये कह रहे हैं कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ मैडम कहती हैं 1 अरब में कितने शून्य होते हैं ये आप बताओ। ये कहते हैं कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। और मैडम कहती हैं आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? ये कहते हैं मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। ये कहते हैं मेरे गाँव में 1000 लोग हैं। इस तरीके से यहाँ पे इनकी वार्तालाप चल रही है जो हमारे किसी काम के नहीं है। ध्यान दीजिए, देखिएगा एक पॉइंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको PKVY कहा जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया? 2015 में। ठीक है, किस उद्देश्य को लेकर के? तो 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक जो है 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा जो रोजगार हैं, रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था, जिससे लोग जो है किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर के और अपना जो है आत्मनिर्भर बन सकें।
जनसंख्या का वितरण यहाँ पे किया गया है। अब देखिए विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में देखिएगा महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या कैसी है। अब इसमें जो आप देख पा रहे हैं येलो कलर के, ये एशिया में रहते हैं, ये सारे एशिया में रहते हैं। देखिए एशिया में कितने लोग रहते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो पोर्शन यहाँ से आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, ये सारे कौन है, ये एशिया में रहने वाले लोग हैं। फिर ये जो कलर है ये यूरोप में रहते हैं, यहाँ से ये कहाँ रहते हैं, ये यूरोप के वासी हैं, ठीक है। ये अफ्रीका में रहते हैं, ये संख्या है ये अफ्रीका की है। इस तरीके की जो संख्या है, ये जो संख्या है ये मध्य और दक्षिण की है। मध्य और दक्षिण अमेरिका में ये लोग रहते हैं। रेड कलर वाले उत्तर अमेरिका में रहते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। इनकी संख्या बहुत कम है। और ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप में रहने वाले लोग ये हैं, बहुत कम संख्या इनकी। इस तरीके से जनसंख्या वितरण है जो कि असमान है। आइए अब इसको ठीक से समझते हैं। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, यानी कि जमीन पर जो है पृथ्वी पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा गया है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। कह रहा है पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसका 90% जो है वो हमारे पृथ्वी के 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, बराबर नहीं है भैया। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं, कुछ विरल बसे हैं। घने का मतलब बहुत पास पास हैं और विरल का मतलब दूर दूर बसे हुए हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका ये घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। कह रहा है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा, आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं ये इस तरीके से ये बनाता हूँ, ठीक है, और मान लीजिए ये जो है यहाँ पे ये हमने आपको समझाया था, ये विषुवत वृत्त है जो कि 0 पे होता है। ये क्या है, ये विषुवत वृत्त है। नीचे का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इधर क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक, ये उत्तरी ध्रुव होता है। अब पॉइंट ये कह रहा है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये उत्तर साइड है, ये कौन सी साइड है, उत्तर। यहाँ पे अधिक लोग रहते हैं तुलना में किसके, दक्षिण के। इसकी तुलना में इधर लोग ज़्यादा रहते हैं उत्तर में, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग, कितने, 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। 60% जनता 10 देशों में रहती है। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ देखिए, यहाँ पे एक विश्व की घनी आबादी वाले देश हैं। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित किया गया है और इसको आप समझ सकते हैं, संख्या मिलियंस में है। यहाँ पे चीन की जो है वो लगभग 1400 के करीब है, भारत की 1200 के करीब है, यूएसए की 200 के करीब है, इंडोनेशिया की 250 के करीब मान लो, 225, ठीक है, ब्राज़ील की। इस सब तरीके से इसको मिलियंस में जनसंख्या दी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एज इट इज़ बन जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या कह रहा है, एक पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा गया है। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। और ये जो जनसंख्या का घनत्व है, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया आते हैं। भाई नंबर 1 पर कौन है,
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया, ये हो गया नंबर 1 पे। दूसरे पे फिर आता है पूर्वी एशिया 2 नंबर पे। तीसरे पे आता है दक्षिण पूर्वी एशिया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, आखिर ये ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे। कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। किसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आइए, एक तो हो गया आपका भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जैसे स्थल की आकृति, भाई जमीन सामान्य नहीं है ना, ऊबड़ खाबड़ है, रेतीली है या किस तरीके की है, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। पहले तो स्थल के आकृति की बात कर लेते हैं। लोग हमेशा पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। पर्वतों पर रहना बहुत कम पसंद करते हैं, पठारों पर रहना बहुत कम पसंद करते हैं, इसीलिए वहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है। जो मैदान होते हैं वहाँ जो बराबर ज़मीन होती है वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयोगी होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिए, गंगा के जो मैदान हैं ये विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र कौन से हैं, तो वो हैं गंगा के मैदान। जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं, क्योंकि ये पर्वत हैं, यहाँ पे लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पूरी तरह बढ़िया तरीके से उनकी खेती नहीं हो पाती है और जो क्रियाएं होती है वो नहीं हो पाती हैं। इसीलिए ये भौगोलिक कारक होते हैं जिनकी वजह से जनसंख्या पर प्रभाव पड़ जाता है। जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है भाई। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। लोग वहाँ रहते हैं जहाँ मौसम समान होता है, जहाँ मौसम कैसा हो, समान हो, है ना बहुत अधिक गर्मी पड़े ना बहुत अधिक ठंड पड़े, ऐसी जगह लोग रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक हो जाता है। जलवायु का प्रभाव तो भाई पड़ता ही है, ठीक है। आप मरुस्थल में रहना तो पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात, मृदा की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिट्टी। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है ना, जहाँ फसल अच्छी हो रही है, वहीं पर तो रहना आदमी पसंद करेगा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। यदि मृदा उपजाऊ नहीं है तो खेती कैसे होगी। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। यहाँ पे लोग बहुत घने बसे हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। जल का प्रभाव पड़ता है, अगर अच्छी मात्रा में आपको पानी मिल रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ आदमी रहना पसंद करता है। खाली पानी नहीं, पानी भी अलवणीय होना चाहिए, इसमें लवण नहीं होना चाहिए। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं, वहाँ पानी नहीं है। खनिज की बात करें, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। लोग अब यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो ये जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए शब्दावली, एक तो ये है जीवन प्रत्याशा क्या होती है। यह उन वर्षों की संख्या होती है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। एक एवरेज 70-60-70 माना गया है, 70-80, ये होता है जीवन प्रत्याशा। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक क्या होते हैं, इनको समझिए भाई। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्थिक कारक। और बाकी जैसे जो हमने CDP की क्लास कराई है वो अब हम दूसरे चैनल पर करा रहे हैं, जो हमारा दूसरा चैनल है स्मार्टर एवरीडे, और ये बड़ा चैनल है। 1.95 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। CDP के क्वेश्चन हमने कराए हैं, हमने हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन कराए हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। बाकी SST के जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, वो वहीं करा देंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या आता है, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे उद्योग हो रहा है, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, कारखाने लगे हुए हैं,
वो जाहिर सी बात है वो रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, है ना, रोजगार दे रहे हैं, वहाँ की जनता को काम दे रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं कि चलो भैया वहाँ काम मिलेगा। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं, जिसको देखो वो मुंबई भाग जाता है काम करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से मुंबई भाग जाता है, दिल्ली जाता है काम करने के लिए। तो इस तरीके से ये घने बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को काम करने के लिए जो है मिल जाता है। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ धर्म है, जहाँ संस्कृति का महत्व है, वाराणसी हो गया, येरूशलम हो गया, वेटिकन है सिटी, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। सामाजिक कारक की बात करें तो अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं जहां मिल जाती हैं वहां लोग रहना पसंद करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब जनसंख्या परिवर्तन को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। एक निश्चित समय के बाद लोगों की जो संख्या में परिवर्तन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड जनसंख्या परिवर्तन। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, ये कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। कहाँ है 6.3 भाई, कहाँ है चित्र? ये 5.3 में दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, 500 ईसा पूर्व केवल 100 मिलियन लोग थे। ये बात हो रही है विश्व की, पूरे विश्व की, भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। फिर क्या हुआ, 1000 ईसा पूर्व 265 मिलियन लोगों की संख्या हो गई। 100 से 265 हो गया भाई, ओके। फिर 1500 में ये 265 से 425 मिलियन लोग हो गए। 1800 में 900 मिलियन की संख्या हो गई और 1900 में ये 1625 मिलियन हो गए। 100 साल में कितनी बढ़ गई भाई, लगभग दुगना। 1950 में ये 2,500 मिलियन हो गए, 2500। 1974 में 4000 मिलियन की संख्या हो गई। 1999 में संख्या हो गई ये जाकर के 6000 मिलियन और 2025 में ये संख्या बढ़ कर के हो जाएगी हमारी लगभग 8525। ठीक है, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। चलिए, इस पर रोक लगाई जाए। देखिएगा, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, ये कई गुना बढ़ गई है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है कि भाई जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। जन्म बहुत हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, इस वजह से इसमें चेंजेस आते रहते हैं। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। 1800 तक तो ठीक था, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती थी, है ना। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं थे, जिस वजह से जो मानव है वो यानी कि मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती थी, लोग मर जाते थे। अच्छी दवा न मिलने के कारण, भोजन न मिलने के कारण, सुख सुविधाएं न मिलने के कारण, है ना, उचित स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण लोग मर जाते थे। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, है ना, और इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब तक पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इस तरीके से जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई, यानी कि 30 वर्ष का समय नहीं लगा, जनसंख्या 6 अरब हो गई, इतनी जोर से बढ़ी है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, औषधियों के कारण मृत्यु दर कम हो गई है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक देखने को मिल रही है। जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, ये होता है जन्म दर। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग मर गए उसके हिसाब से मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। क्या प्रवास क्या होता है सर? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के जो आने जाने का जो एक सिलसिला रहता है उसको प्रवास नाम दिया गया है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। अगर आपसे पूछ ले जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के कैसे कारण हैं, सामाजिक हैं, प्राकृतिक हैं, भौगोलिक हैं, किस तरीके के, तो जन्म और मृत्यु ये जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण माने जाते हैं।
एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है सर? तो ये कहलाता है प्राकृतिक वृद्धि दर। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चीज़ों को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। प्रवास एक अन्य कारण है, ठीक है, जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है भाई, कोई अमेरिका से भारत में आकर के रहने लग गया, वो कहलाएगा अप्रवासी। कोई भारत से जाकर के अमेरिका में रहने लग गया, उसको कहते हैं उत्प्रवासी, जो देश को छोड़ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। ठीक है, सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास, जो देश छोड़ गए हैं, इसकी वजह से जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया कि यहाँ जनसंख्या कम हो गई है सूडान में, क्योंकि लोग देश छोड़ गए अपना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। जैसे आजकल हमारे भारत में भी सिलसिला शुरू हो गया है, लोग जब देखो जिसको देखो विदेश भागने की कोशिश कर रहा है, हम विदेश चले जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं, है ना। सरदारों को देखो, जिसको देखो वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये देश को छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? देश को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में जो कम विकसित राष्ट्र होता है उसको छोड़ देते हैं और अधिक जो विकसित राष्ट्र होता है वहाँ चले जाते हैं, है ना। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, कम विकसित राष्ट्र से अधिक विकसित राष्ट्र की तरफ चले जाते हैं। ये रीजन होता है, इसकी वजह से जनसंख्या परिवर्तन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कुछ प्रतिरूप हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। ठीक है, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में, किसकी बात हो रही है? सभी देशों में ये वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में, जैसे केन्या में, जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भी धीमी पड़ गई है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर की जो अलग अलग दरें हैं वो इसको दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है और इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो वृद्धि की दर है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा ऊंची है, 3% है या उससे भी अधिक है, अति उच्च ये वाला जो स्थान है यहाँ पे। ठीक है, उच्च जो है वो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। ठीक है, यहाँ पे अति उच्च है यहाँ पे, और ये जो इस तरीके का ये जो गुलाबी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उच्च है, 2.9% लगभग में है। ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये है हमारा आदर्श, यानी कि 1.9%। फिर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 0.9% है, ये है वाला शायद है। ठीक है, फिर ये वाला जो है ये है 0 है यहाँ पर, या फिर यहाँ पे कमी आई है, हास्ट इसको कहते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। जनसंख्या संगठन को समझिए। देखिए, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। आई बात समझ में? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान बहुत घने बसे हुए हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है कि भाई लोग हैं, वही तो संसाधन है, वही तो देश को आगे लेकर के जाएंगे। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ठीक है, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है कौन? जनसंख्या संगठन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन क्या है समझिए। चलिए, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस उम्र के हैं, कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड। अगर जनसंख्या संगठन का अध्ययन करना है तो उसके लिए जनसंख्या पिरामिड का यूज किया जाता है, जिसे आयु लिंक पिरामिड भी नाम दिया गया है। इतनी बात क्लियर होती है। एक जनसंख्या पिरामिड ये दिखाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष, ये इसके वर्ग कर दिए गए, इसमें ये विभाजित है कि भाई जो जनसंख्या है उसको उम्र के हिसाब से बांट दो। 5 से 9 वाले इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, 10 से 14 वाले इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होती हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे जो निचले भाग वाले हैं, ठीक है, जो निचले भाग वाले हैं वो डाउन साइड में दिखाई देते हैं और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार जो है वो वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या दिखाता है और मृतकों की संख्या को दिखा रहा है। जैसा कि ये पिरामिड यहाँ पे आपके सामने है, केन्या का पिरामिड। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या कहते हैं उसको, जन्म दर को दिखा रहा है। ऊपर वाला पोर्शन ये देखिए, ठीक है, ये 65 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं ये उनको दिखा रहा है किस तरीके से यहाँ पे पहले जन्म दर होती है, जन्म होता है, फिर धीरे धीरे लोग जो है मरते चले जाते हैं, तो ये संख्या कम होती चली जाती है। जब व्यक्ति 65 साल से ऊपर पहुंचता है तब फिर वो बहुत कम रह जाती है उनकी संख्या। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है। आधार पर क्या है? चौड़ा है। नीचे आप देख सकते हैं ये आधार पर कैसा है, ये चौड़ा है, फिर धीरे धीरे संकरा होता चला गया है। ठीक है, जहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे जन्म दर भी अधिक है, मृत्यु दर भी ऊंचा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है, बड़ी तेजी से ऐसे संकरा होता चला जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशवावस्था में ही हो जाती है, कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का जो पिरामिड है वो चौड़ा है। युवा आयु वर्ग का जो पिरामिड है वो लगभग चौड़ा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, युवा हमारे 20 से शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक, और 40, 45, 50 तक ये देखिए यहाँ पे, मतलब ठीक है ये कुल मिला करके ओके चौड़ा है। और कहता है कि क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, ये भारत के पिरामिड में दिखाया गया है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। भारत का पिरामिड जो यहाँ पे ऊपर दिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है और घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं क्योंकि मृत्यु दर कम है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। जो कुशल होते हैं, उत्साही होते हैं, आशावादी, सकारात्मक सोच वाले लोग किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए।
तो इस तरीके से ये आज की हमारी क्लास थी जिसको हमने समझा और बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ जो आपकी जियोग्राफी है प्यारे दोस्तों वह आज कंप्लीट होती है। जो जियोग्राफी है यानी कि जो भूगोल का पोर्शन है आपका एसएसटी में वो खत्म होता है। हमने फुल एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल कोर्स है वहाँ से हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 की जियोग्राफी पढ़ ली, 7 की पढ़ ली, 8 की भी पढ़ ली, टोटल हमारे 19 चैप्टर्स बने हैं। ठीक है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिस्ट्री की अलग है, 6, 7, 8 पूरा उसी में है। पॉलिटी की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, तो वहाँ से आप सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देख सकते हैं।